हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग्स ऑफ रिसर्च से। रिसर्च का लिटरल मीनिंग देखते हैं। रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च का मतलब होता है डिस्कवर और फाइंड आउट। तो अगर लिटरल मीनिंग इसका देखते हैं तो लिटरल मीनिंग निकल के आता है डिस्कवरिंग समथिंग अगेन। लेकिन थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्च इज द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या फिर पर्टिकुलर कंसर्न को स्टडी करते हैं एक साइंटिफिक मेथड यूज करके। अब साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है? साइंटिफिक मेथड का मतलब ये नहीं होता कि एक लैब होगा, वहाँ पे माइक्रोस्कोप रखा हुआ या फिर टेस्ट ट्यूब्स वगैरह रखे हैं। साइंटिफिक मेथड्स का मतलब समझते हैं। साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। साइंटिफिक मेथड्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें जो भी डेटा निकल के आए उसको हम क्लासिफाई कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें उस डेटा को, जिससे हमको कुछ रिजल्ट्स मिल सकें। ये होता है साइंटिफिक मेथड्स। तो क्रिसवेल भाई साहब थे, इन्होंने एक रिसर्च की डिफिनीशन दी है। तो रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप्स used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or a issue. So रिसर्च एक प्रोसेस है स्टेप्स का, और स्टेप्स करता क्या है? कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक या इशू को वो इंक्रीज होती है। मिस्टर कुक रिसर्च को एक एक्रोनिम की तरह देखते हैं और वो खुद की अपनी एक डिफिनीशन देते हैं, जिसको हम उनके एक्रोनिम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आर का मतलब होता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब रिसर्चर जो होगा वो बायस्ड नहीं हो सकता। लिटरी मीन्स एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट एंड थॉरो। आपके रिसर्च में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। एंड एस फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन। आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे किसी प्रॉब्लम को, तो आपका रिसर्च ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टनेस मतलब एक्यूरेसी, एक तरीके से एक्यूरेसी होनी चाहिए। एनालिसिस, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, केयरफुल प्लानिंग होना चाहिए। प्रोसीजर आपका क्या होगा उसकी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसके प्रति आप ऑनेस्ट होंगे। प्लस इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क ऑफ रिसर्चर। सो इसी को इन्होंने एक लंबे चौड़े डिफिनीशन में इनको लिखा हुआ है, सो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन है जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। रिसर्च करने का आप खुद एक दूसरा मेथड बना रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है आप कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कुछ जनरल इश्यूज हो सकते हैं, आप उसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। किसी जनरल इश्यूज को एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना। कि कोई प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कोविड-19 आया, उसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? वैक्सीन। तो कोविड-19 क्या है? एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन है एक वैक्सीन। तो ये जो रिसर्च होगी वैक्सीन डेवलप करने की, तो ये आपका हो जाएगा एक ऑब्जेक्टिव। गेन फैमिलियरिटी विथ ए न्यू फिनोमेना और डेवलप न्यू इंसाइट इन टू ए फिनोमेना। कोई नया फिनोमेना आता है, आप उसको जानने की कोशिश करते हैं, या फिर उसमें एक अपना खुद का इंसाइट, मतलब आप अपना खुद का एक एंगल जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देखिए रियलिटी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा, इनमें से जो लिखे हुए हैं उनमें से एक ऑब्जेक्टिव होगा और आपका, और आप रिसर्च कर रहे होंगे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स हों आपके रिसर्च के, वो सिर्फ एक ज़्यादा हों, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, हो सकता है ये तीनों हो सकते हैं, या फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया हो। सो आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स इन कंडक्टिंग रिसर्च। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है रिसर्च करने का? टू एक्वायर रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विथ इट्स कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स। मान लेते हैं आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम इस बार निकल जाता है और आप पीएचडी करने जाते हैं, और वहाँ पे किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं।
तो हो सकता है आप बस ये चाहते हो कि रिसर्च कंप्लीट हो, मुझे एक डिग्री मिल जाए और उसके मुझे कुछ कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हो, मतलब सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट चाहिए कि भाई आपने पीएचडी कर रखी है, या फिर कोई और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। हो सकता है किसी को अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं सोसाइटी में जो सॉल्व नहीं है, वो रिसर्च करके सॉल्व करना चाहता है, इस चैलेंज को वो फेस करना चाहता हो। देर इज एन इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन डूइंग इनोवेटिव। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मज़ा आता है कि चीज़ों को और कितना अच्छे से जान सकें, तो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए रिसर्च करते हैं। अब इट्स सेक्टर है इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि यही तीनों में आप आए। आपका हो सकता है कि कुछ और मोटो हो। यहाँ पे जेआरएफ के बाद कुछ पैसे भी मिलते हैं, ठीक ठाक अमाउंट मिलता हो सकता है आपका मोटिवेशन ये हो। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका मोटिवेशन क्या है रिसर्च करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च, एक एक करके सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। जो भी रिसर्चर होगा या फिर जो पर्सन रिसर्च कर रहा होगा, उसका पर्सनल बायस, उसकी खुद की मेंटालिटी या फिर प्रेजुडाइसेस, जजमेंट्स, इन सब से वो फ्री होकर रिसर्च करे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होगी। सो एग्जांपल लेते हैं, एक मिस्टर एक्स, ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ए, कंपेयरिंग द पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ए एंड पॉलिटिकल पार्टी बी। देखिए एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर एक्स, और वो पॉलिटिकल पार्टी ए के मेंबर हैं, और वो कंपेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी ए के कोई पॉलिसी को पॉलिटिकल पार्टी बी के किसी पॉलिसी से। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक बायडनेस आएगा। सो या अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी। रिलायबिलिटी की बात करते हैं। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, इसको वेरिफिबिलिटी भी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे? देखिए कोई रिसर्च स्कॉलर है, वो कोई रिसर्च करता है, अब रिसर्च में वो कोई फाइंडिंग्स में पहुंचता है, उसका कोई रिजल्ट आता है। अब उस रिजल्ट को कोई दूसरा पर्सन सेम पॉपुलेशन पे, सेम कॉन्टेक्स्ट पे और सिमिलर प्रोसीजर यूज करके अगर सेम रिजल्ट पे पहुंच रहा, तो इसका मतलब उस रिसर्च में रिलायबिलिटी है। तो यहाँ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? दो चीज़ें होती है, एक होता है पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल। चलिए पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आप रिसर्च करने जाते हैं दिल्ली में। आपको रिसर्च ये करना है कि वहाँ 10th क्लास के बाद कितने बच्चे हैं जो इंक्लाइंड होते हैं बायो की तरफ, और कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो मैथ की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। और तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो बायो या तो मैथ। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे 10th क्लास में कितने बच्चे हैं। तो मान लेते हैं दिल्ली में 1 लाख बच्चे हैं जो 10th पास किए हैं। तो जो 1 लाख बच्चे होंगे वो होंगे आपके पॉपुलेशन के अंदर। और अब ऐसा तो है नहीं कि कोई स्कॉलर जाएगा और 1 लाख बच्चों से क्वेश्चंस पूछने लगेगा। तो अब मान लेते हैं कि वो 200 से 250 बच्चे मान लेते हैं इस 1 लाख में चूज करता है। तो ये जो 250 बच्चे होंगे ये होगा आपका सैंपल। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। सो रिलायबिलिटी का एक एग्जांपल देखते हैं। Assume that a research is conducted on the effects of watching TV on the class performance of the children, and if the result concluded that watching TV causes low grades in class, और सेम पॉपुलेशन और सेम प्रोसीजर यूज करके सेम रिजल्ट्स आ जाते हैं, इसका मतलब जो ये रिजल्ट है या फिर जो आउटकम है ये रिलायबल है। ठीक है। वैलिडिटी की बात करते हैं। वैलिडिटी रिफर्स टू हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर्स। मतलब आप कोई काम जो आपको करना है वो आप कितने अच्छे से करते हैं, सिंपल टर्म्स में। सो अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो वो वैलिड है, अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करिए कि आप एक जज हैं किसी कोर्ट के, आपके पास एक केस आता है और आप बोलते हैं कि हम सिर्फ पार्टी एक्स की बात को सुनेंगे और पार्टी वाई की बात को हम सुनेंगे नहीं, और सिर्फ एक्स की बात को सुनकर आपने जजमेंट दे दिया। तो क्या ये जजमेंट वैलिड होगा? आपका काम क्या था? आपका काम था दोनों पक्ष को सुनना है, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे जाएंगे, फिर जजमेंट देंगे, लेकिन आपने आपका काम ही सही से नहीं किया था, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। सो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, क्वेश्चंस में पूछ लेता है कभी कभी। तो
देखते हैं कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हैं। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या है? इट इज़ बेसिकली द एक्सटेंट टू विच स्टडी इज फ्री फ्रॉम फ्लॉज। मतलब कोई स्टडी है वो फ्लॉज से फ्री है, ठीक है। अगर उसमें कोई चेंजेस भी आ रहे हैं आउटकम्स में तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से आ रहे हैं, अदरवाइज वो फ्री है फ्लॉज से, तो वो इंटरनली वैलिडिटी प्रोसेस करती है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसका मतलब आप पूछेंगे कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता होगा। यस, वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप एक बैलून लेते हैं और उसमें एयर ब्लो करते हैं, और एयर ब्लो करने की वजह से बैलून का जो साइज है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइज है बैलून का वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ब्लोइंग ऑफ एयर इनसाइड द बैलून। मतलब जो चीज़ डिपेंड कर रहा है यहाँ वो है साइज ऑफ द बैलून। तो मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा वो है साइज ऑफ द बैलून, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके साथ आप छेड़खानी करेंगे वो है ब्लोइंग ऑफ एयर इनसाइड द बैलून। मतलब आप एयर कितना बैलून के अंदर ब्लो करते हैं या फिर कितना निकाल देते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं। इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिसर्च आउटकम कैन बी जनरलाइज्ड। यहाँ पे क्या होगा कि आपका कोई आउटकम निकलेगा, क्या वो आउटकम हम जनरलाइज कर सकते हैं, या फिर जनरलाइज का मतलब क्या वो हम आउटकम को पूरे पॉपुलेशन के लिए अप्लीकेबल मान सकते हैं? अगर मान सकते हैं तो इसका मतलब वो एक्सटर्नली वैलिड है। सो एग्जांपल लेते हैं, ये एक पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन से हम रिसर्च करने के लिए एक सैंपल ले लेते हैं। सैंपल पे हम स्टडी करते हैं, हम कभी भी पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं करते। हम जब भी रिसर्च करते हैं हम सैंपल पे रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ रिजल्ट निकल आएगा। तो क्या जो रिजल्ट आया क्या वो अप्लीकेबल है पूरे पॉपुलेशन के लिए? अगर वो अप्लीकेबल है पूरे पॉपुलेशन के लिए तो वो एक्सटर्नली वैलिड है। अगर वो पॉपुलेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है तो वो एक्सटर्नली वैलिडिटी नहीं रखता है। सो अगर वो एक्सटर्नल वैलिडिटी रखता है तो हम रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सैंपल का अगर समझना हो तो सैंपल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्वेश्चंस भी पूछ लेता है व्हाट इज सैंपल, और 4 ऑप्शंस दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन होगा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैलिडिटी में जो कि है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब क्या? एक जनरल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी होता है कि कोई इंसान होता है जो देखने पे बहुत प्रिटी लगता है, उसको देख के लगता है कि ये आदमी सही होगा या फिर ये औरत सही होगी, और जब आप हम उससे बात करते हैं तो देखते हैं यार मेरी थिंकिंग क्या कि एकदम डिफरेंट निकल गया। देखने में तो बहुत सीधा साधा लग रहा है, लेकिन बात करने से पता चल रहा है ये आदमी सही नहीं। ये इसके उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो रिसर्च टॉपिक पे आते हैं, व्हाट यू आर डूइंग शुड लुक लाइक व्हाट यू आर सपोज टू। मतलब आप जो कर रहे हैं वो लगना भी चाहिए कि आप वही कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, all participants who filed a questionnaire meant for measuring certain personality traits agree that this exercise appears to measure those traits। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, appears to measure those traits and not something very different। मतलब जो आप पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चनेयर दे रहे हैं, आप उनसे बोलते हैं कि आपकी कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम चेक करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं कि आपके अंदर वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में उनको जवाब देने के लिए बोलते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स उनको लगना भी चाहिए कि इस क्वेश्चंस को जवाब देने से एक्चुअल में जो चीज़ टेस्ट करना चाह रहा है, मतलब पर्सनालिटी जो ट्रेट्स को चेक करना चाह रहा है कि है या नहीं, वो एक्चुअल में काम करेगा भी या नहीं। सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करते हैं। Construct validity is about how well a test measures the concept it was designed to evaluate। मतलब आपने एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया, वो कितने अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करना है उसको कितने अच्छे से वो इवेल्युएट कर रहा है। सो आई एम प्रेटी श्योर कि आपको इसमें समझ नहीं आया। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंस्ट्रक्ट इज, पहले समझ लेते हैं कंस्ट्रक्ट क्या है। कंस्ट्रक्ट इज वेरिएबल दैट इज यूजुअली नॉट डायरेक्टली मेजरेबल सच एज इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेजर करना है जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, जैसे इंटेलिजेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, कोई व्यक्ति मान लेते हैं कॉन्फिडेंट है लेकिन कितना कॉन्फिडेंट है ये हमको नहीं पता। हैप्पीनेस, खुश है, बहुत खुश है, कितना खुश है वो नहीं आइडिया। सो इसको एक एग्जांपल से बात देखते हैं।
तो ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट लाइक हैंड प्रेफरेंस। अब हमको देखना है कि सर्वे करना है विच हैंड इज दियर डोमिनेंट हैंड, मतलब हमको लोगों के बारे में जानना है कि कौन सा हाथ किसी व्यक्ति का डोमिनेंट हैंड है, मतलब या फिर किसी पॉपुलेशन में हमको ये देखना है कि लोगों का कौन सा हैंड डोमिनेंट। तो हम उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि कुछ टेस्ट सेट करेंगे। तो टेस्ट क्या होगा, क्वेश्चन होगा। हम उसमें पार्टिसिपेंट से बोलेंगे टू परफॉर्म सिंपल टास्क, कुछ सिंपल टास्क होंगे जिनको हम बोलेंगे कि आपको करना है, तो उससे हम कुछ ऑब्जर्व करके कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे सच एज पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट, लोग खड़े हैं उनसे बोले, पार्टिसिपेंट्स आपके खड़े हैं, आप उनसे बोलेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स उनके सामने रखे हैं, आपको उनको उठाना है। आप उनको ड्राइंग के लिए कुछ दे सकते हैं कि अब देखना है विच हैंड दे यूज टू एग्जीक्यूट द टास्क, जो भी हाथ वो यूज कर रहे होंगे वही उनका डोमिनेंट हैंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक वे में जाते हैं रिसर्च में। जैसे यू डेवलप ए सिंपल क्वेश्चन टू एसेस सोशल एंजाइटी इन कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स में सोशल एंजाइटी को चेक करना है। यू क्रिएट ए क्वेश्चन टू मेजर योर कंस्ट्रक्ट ऑफ सोशल एंजाइटी, हम सोशल एंजाइटी को चेक करने के लिए हमने एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्वेश्चन एयर है, इसमें भी क्वेश्चन एयर कर दिए हैं। जैसे अब पार्टिसिपेंट्स के सामने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट रखेंगे। जैसे अब क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फियर गिविंग ए टॉक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, मतलब अगर ऑडियंस के सामने आपको बोलना है तो क्या आपको डर लगता है या नहीं लगता, अगर डर लगता है तो कितना डर जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू अवॉइड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विथ अदर पीपल, मतलब अगर जब आप बात कर रहे हो तो क्या आप आई कांटेक्ट बनाने में सहज महसूस करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट वैलिडिटी पे, जो कि है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है, द इंडिकेटर measures all aspects of the construct or concepts and not just a part of it, means you have to measure all the aspect of a problem, ठीक है। अब ऑल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मान लेते हैं एक मैथमेटिक्स टीचर है, वो डेवलप करता है कि एंड ऑफ सेमेस्टर अलजेब्रा टेस्ट फॉर हर क्लास, ठीक है। अब वो अलजेब्रा में मान लेते हैं 5 टाइप्स के अलजेब्रा उसने पढ़ाया हुआ है और क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछ, क्या वो टीचर ये कंक्लूड कर सकती है कि जिस बच्चे ने 3 में तीनों सही कर दिए उसको 100% अलजेब्रा आ रही है अपनी क्लास के हिसाब से जो भी उसको पढ़ाया गया है? नहीं, क्योंकि 5 टाइप के आपको अलजेब्रा पढ़ाया गया और आपसे पूछे जा रहे हैं सिर्फ 3 टाइप्स, हो सकता है 2 टाइप्स के उसको आ ही ना रहा हो। तो जरूरी है कंटेंट वैलिडिटी के लिए कि जितने भी एस्पेक्ट्स हों किसी प्रॉब्लम्स के उन सब को मेजर करें, ठीक है। नेक्स्ट वैलिडिटी पे जाते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी मेजर्स हाउ वेल वन मेजर और इंडिकेटर प्रेडिक्ट्स एन आउटकम फॉर अनदर मेजर, मतलब आप रिसर्च एक चीज पे कर रहे हैं और उसके बेस पे आप दूसरी चीज को प्रेडिक्ट कर दें, तो ये होता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, ए रिसर्च फाइंडिंग शोज दैट स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट बेस्ड ऑन हिज आईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट के बेस पर स्टूडेंट इंटेलिजेंट साबित होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस जो स्कूल में है वो पुअर है। तो क्या ये हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि आईक्यू लेवल उसका इंटेलिजेंट पे आता है और हम प्रेडिक्ट करें कि उसका स्कूल में जो परफॉर्मेंस होगा वो पुअर? नहीं, तो ये क्राइटेरियन वैलिडिटी प्रोसेस नहीं करता। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज टू ट्रू आर एक्सेप्टेड, मतलब जो एक्सेप्टेड वैल्यू, क्या हमारा मेजरमेंट उसके क्लोज जा रहा है या नहीं, क्या हमारे रिजल्ट जो है एक्सेप्टेड वैल्यू के एक्यूरेट आ रहा है या नहीं। सो इससे हमको पता चलेगा कि हमारा रिसर्च एक्यूरेट है या नहीं। क्रेडिबिलिटी, credibility is the use of best source of information and best procedures in research. सो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात बोली जाती है, फिर पूछते हैं क्या ये बात क्रेडिबल है, क्या ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है व्हाट्सएप में हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और हमको लगता है कि वो ये कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, और फिर सडनली हमारे दिमाग में आता है कि हम इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हो सकता है ये बात फेक हो, ये इन्फॉर्मेशन फेक हो, फैक्ट फेक निकल जाए। तो अक्सर होता है कि व्हाट्सएप में बहुत से मैसेज सर्कुलेट हो रहे होते हैं जो कि फेक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक्सेसिव रिलायंस ऑन सेकेंडरी डेटा when the option of primary data is available entails the risk of reducing the credibility of research। देखिए कभी कभी ऐसे भी होता है रिसर्च में कि आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी डेटा के ऊपर रिसर्च करने के लिए, लेकिन आप सेकेंडरी डेटा यूज किए जा रहे हैं,
वो आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। लेट्स अज्यूम यू आर रिसर्चिंग ऑन सम हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड आप उस टाइम की कोई डेटा यूज करते हैं या फिर कोई सोर्स यूज करते हैं। जैसे उस टाइम पे कोई बुक लिखी गई हो, किसी ने लिखी हो, और उस बुक को पढ़ते हैं और इंटरप्रेट करते हैं और अपने रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो ये होगा आपका प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है कि उस टाइम के जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको किसी हिस्टोरियंस ने पढ़ा और एक अपनी खुद की बुक लिख दी, और इस बुक को पढ़ के आप अपना रिसर्च करते हैं और आप अपना रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो ये जो सोर्स होगा वो होगा सेकेंडरी डेटा। सो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ जनरलाइजेबिलिटी, पीछे हम स्लाइड्स में बात कर चुके हैं कि अगर कोई फाइंडिंग्स है क्या हम उसको लार्जर पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल मान सकते हैं या नहीं। अगर एप्लीकेबल है पूरे पॉपुलेशन के लिए तो वो जनरलाइजेबिलिटी को प्रोसेस करती है वो रिसर्च, अदरवाइज जनरलाइजेबिलिटी नहीं है। सिस्टमैटिक मतलब रिसर्च शुड फॉलो ए डिफिनेट प्रोसीजर। अगर कोई रिसर्च है अगर वो एक डिफिनेट प्रोसीजर फॉलो करता है तो वो ठीक है, वो सिस्टमैटिक है, अदरवाइज सिस्टमैटिक नहीं है। रेप्लिकेबल मतलब क्या? रेप्लिकेबल डिफरेंट मेथड बट रिजल्ट शुड बी सेम। देखिए, रिसर्च के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम आगे आगे वीडियोस में बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं। सो मान लेते हैं कोई एक स्कॉलर है, वो रिसर्च कर रहा है और वो मेथड यूज करता है एक्स और अपने रिजल्ट पे पहुंचता है, और दूसरा स्कॉलर है वो मेथड यूज करता है वाई और सेम रिजल्ट पे पहुंच रहा है, तब वो रिसर्च का जो रिजल्ट है वो रेप्लिकेबल है। अगर एक्स मेथड से रिजल्ट ए आ रहा है और वाई मेथड से रिजल्ट आ रहा है बी, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो रेप्लिकेबल नहीं है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोल्ड फैक्टर्स। किसी भी रिसर्च में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर हम टेस्ट करते हैं और एक पॉसिबल आउटकम्स निकलता है। तो जो ये फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं, अगर हम इनको कंट्रोल ना करें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो रिजल्ट आया या पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एंड प्रेशर बीइंग कांस्टेंट। देखिए, मान लेते हैं वाटर में हम शुगर मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे, मिलाते जाएंगे तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि अब और शुगर इसमें सोल्यूबल नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो देखेंगे और एक्स्ट्रा शुगर उसमें सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे हमको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर के साथ छेड़खानी होगी तो सोल्यूबिलिटी जो वाटर की है वो भी चेंज होगी। सो हियर प्रेशर इज कंट्रोल्ड फैक्टर्स एंड टेम्परेचर इज नॉन कंट्रोल्ड फैक्टर्स जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं। साइक्लिकल रिसर्च स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, फाइंड सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम एंड पेव्स वे टू अराइज न्यू प्रॉब्लम्स। देखिए, कोई भी रिसर्च होता है वो किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, उसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के बाद एक और प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहला साइंटिफिक कम्युनिटी देखती है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वाई ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। ग्लेशियर्स मेल्ट क्यों हो रही हैं? साइंटिफिक कम्युनिटी है रिसर्च करती है और उसको पता चलता है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। लेकिन अब नया क्वेश्चन खड़ा हो गया, वाई इज क्लाइमेट चेंजिंग। मतलब एक क्वेश्चन से, ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मिला, नेक्स्ट हमको फिर प्रॉब्लम मिल गया। मतलब प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ और घूम के फिर प्रॉब्लम पे आ गया। सो ये साइक्लिक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्पिरिकल रिसर्च। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पेपर में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर। जो भी रिसर्चर है उसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, वो कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, उसका खुद का कुछ एक्सपीरियंस होगा किसी चीज़ को लेकर, उसके बेस पे कोई वो रिजल्ट पे पहुंचता है, तो वो एम्पिरिकल रिसर्च होगा। ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विदाउट ड्यू रिगार्ड टू साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरी। हो सकता है उसको थ्योरीज के बारे में ना पता हो, साइंटिफिक नॉलेज ना हो नहीं ज़्यादा, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, उसके बेस पर रिजल्ट
पे पहुंचेगा तो वो एम्पिरिकल रिसर्च हो जाएगा। लॉजिकल रिसर्च बेस्ड ऑन वैलिड प्रिंसिपल्स एंड वैलिड प्रोसीजर्स को अगर फॉलो करते हुए कोई रिसर्च करता है तो वो एक लॉजिकल रिसर्च। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।